गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का 9th चैप्टर, दैट इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज। और आज हमारे पास है एक्सरसाइज 9.3। और इस एक्सरसाइज में जैसे प्रीवियस जो हमने एक्सरसाइज करी थी उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, जो चैप्टर था उस पर बेस्ड था। और ये वाली जो एक्सरसाइज है हमारे पास, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बेस है। तो पहले हल्का सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं ना कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है। देखिए, देखो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपने एक सीरीज देखी, जैसे 2 + 2 होता है 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, ऐसे करके ये जो एपी होती थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये कुछ ऐसे चलती थी कि आपको इसमें क्या करना होता था, ये एडिशन के थ्रू चलती थी। ठीक है, जैसे इसमें आपने ऐड कर दिया तो ये आ गया, इसमें ऐड करोगे तो ये आएगा। किसी भी टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करते रहेंगे और अगली टर्म आती रहेगी, और इससे जो सीरीज बनेगी उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते थे। या ये उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि 10 फिर 8 6 एंड 4 एंड 2, फिर ऐसे करके। यहाँ पर आपने देखा एक कांस्टेंट नंबर है जिसको माइनस करें। देखिए 2 माइनस किया जा रहा है, 2 माइनस किया जा रहा है, 2 माइनस किया जा रहा है ना। तो प्लस में हो या माइनस में हो, ये ऐसे ही चलती थी। ठीक है, तो इसको एपी कहते थे। अब जो जीपी है वो मल्टीप्लिकेशन में चलती है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, ये इस तरह से चलती है। ओके, हर एक टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर होता है, एक कांस्टेंट नंबर होगा जो क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म बन जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। 2 2 ज़ा 4, फिर 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसी सीरीज को कहते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है। जैसे कि हम इसको कहें 32 इधर से चल जाएगा, 32 देन 16 देन 8 देन 4, है ना। इस बार क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। तो डिवाइडेड बाय 2 बोलो, या आप ऐसा बोल सकते हो कि 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा भी तो कह सकते हैं कि इसे डिवाइडेड बाय 2 ना कहकर ऐसा बोल सकते हैं कि 32 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 16 आया। फिर 16 को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, है ना। 2 8 16, 2 6। तो इस तरह से भी चल सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी चल रहा था। लेकिन जो बेसिक बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये कि मल्टीप्लिकेशन ही होगा हर टर्म में, तभी दूसरा टर्म बनेगा। ठीक है, तो ऐसी सीरीज को कहते हैं हम लोग क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी कुछ टर्म्स हमारी आती हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, ऐसे चलते रहेंगे। इसमें भी बच्चे फर्स्ट टर्म को ए ही कहते हैं। ठीक है, और ये जो इनके बीच में जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है यहाँ पर एपी में, उसे हम डिफरेंस ही कहते थे, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता था अंतर, और हम इसमें से इसको माइनस करते थे। यहाँ पर जो है ये तो मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस है ना। आप देखिए, जरा देखिए इसको, 4 और 2, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 और 2 में 2 का डिफरेंस है। 8 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। और 16 और 8 में कितने का फर्क है, 8 का। आप देख रहे हो वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे माइनस कर दिया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये माइनस वाला नहीं होगा यहाँ पे। ये जो आप जो अंतर मैं बोल रहा हूँ वो अंतर माइनस से नहीं आएगा, वो डिवाइड से आएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई किया है ना, तो मल्टीप्लाई किया मतलब वो क्या नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा जो ये आया। तो ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आप देखिए, ये जो मल्टीप्लाई बाय 2 है, यही हर जगह पे इनका असल वाला डिफरेंस है, जिसको हम डिफरेंस कहते थे ना, वही ये, वो जो फर्क है वो मल्टीप्लाई बाय 2 का है कि नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2 का है। तो कैसे पता चला मुझे, चाहे तो आप इससे मल्टीप्लाई करके ये निकाल लीजिए, या इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे आपका आंसर आ जाएगा।
है ना। तो क्या होता है, इसको जो डिफरेंस हम एपी में बोलते थे, इसको डिफरेंस ना बोल के क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। और उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, आर से। और ये कैसे आता है, ये आता है किसी भी टर्म को उसकी पिछली वाली टर्म से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है 2, तो इसको कहते हैं आर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस मत कीजिएगा, वो तो एपी में होता है। और आप माइनस करेंगे भी तो आपको एक जैसा नंबर तो मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो इसका मतलब वो जुड़े हुए तो हैं, किसी एक डिफरेंस है, कांस्टेंट डिफरेंस तो है उनके बीच में, लेकिन वो डिफरेंस क्या है, वो रेशियो है असल में कांस्टेंट। ठीक है, वो कैसे आएगा, किसी भी टर्म को उसकी पहली वाली टर्म से डिवाइड कर दीजिए, किसी भी टर्म को 16 को डिवाइड कीजिए 8 से तो भी 2 आएगा, 8 को डिवाइड कीजिए 4 से तो भी 2 आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉमन रेशियो आर। अब यहाँ पर कोई टर्म निकालने का फॉर्मूला, जैसे हमने एपी में किया था कि किसी भी टर्म को अगर फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसे आप टी एन कह लीजिए या ए एन कह लीजिए। वो होता है बच्चे ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। देखिए अगर इसे समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, सिक्स्थ टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ए, और जो टर्म उनके बीच में जो रेशियो होगा, कॉमन रेशियो, उसकी पावर कर देंगे टर्म माइनस वन, टर्म माइनस वन। जैसे अब मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब अगर मैं फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला बोलूँ T5 या A5, तो उसका फॉर्मूला होगा A इंटू आर की पावर 4। ये एपी में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता था कि जो भी टर्म निकालते थे उसमें जो नंबर आता था वो टर्म से एक छोटा आता था, क्योंकि 4 ये हो गए और एक ये हो गया तो 5 तो बन ही रहे, है ना। जैसे मुझे T8 निकालना हो तो इसका मतलब वो हो जाएगा A इंटू आर की पावर 8 माइनस वन, कितना हो जाता है 7 होगा वो। ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन, और एन की जगह पे क्या रखा जाएगा, जो टर्म की वैल्यू होगी, जो आपसे पूछा गया होगा, वो वैल्यू नहीं मतलब टर्म का नंबर। कौन सा नंबर पूछा, एट्थ नंबर पे टर्म क्या है, तो एट्थ नंबर पूछा ना, तो एट्थ वाली पोजीशन यानी कि एन का वैल्यू 8 आएगा, 8 माइनस वन। ओके, शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब इसके बाद क्या आएगा बच्चों, सम ऑफ एन टर्म्स। तो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स के लिए क्या वैल्यू होगा, कि अगर आपको एन टर्म्स का सम पूछा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। देखिए ये जो सम होगा, ये जो ये वाला वैल्यू आर माइनस वन और वन माइनस आर, देखिए इसमें क्या फ़र्क है, जब आपके पास आर का वैल्यू, जैसे यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आया था हमारा 2, तो वन से बड़ा आएगा, जब वन से बड़ा आएगा आर, तब तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि बड़े से ही छोटा माइनस करेंगे। और जब वन से छोटा आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आता माइनस वन, तो माइनस वन अगर वन से छोटा आ रहा है तब हम करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज। ओके, तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं जिससे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इतने आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे बाकी सारी बातें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी। एक जीपी आपको दे दी गई है, उसका आपको 20th पोजीशन का टर्म बताना है और एक nth पोजीशन का टर्म बताना है। ठीक है, मतलब टर्म का वैल्यू बताना है आपको, जैसे ये वैल्यूज है ना, ये वाली फर्स्ट पोजीशन पे क्या वैल्यू है, ये सेकंड पोजीशन पे क्या वैल्यू है, ये वाली थर्ड पोजीशन पे वैल्यू क्या है, ये वाली। तो पूछा है 20th पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी, तो वो बताना है। और दूसरा कि nth पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी, nth का मतलब होगा कि कोई सी भी टर्म के लिए बोल दे वो कि उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मतलब फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं ना। अब यहाँ से निकाल लेते, ए कितना है 5/2। ठीक है, और आर कितना है, आर निकालने के लिए क्या था, कोई भी टर्म को डिवाइड करेंगे उससे प्रीवियस टर्म को, तो यानी कि 5/4 को हमें डिवाइड करना होगा किससे, 5/2 से। तो आपको आता है डिवाइड करना, तो 5/4 हो जाएगा, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। 5 से 5 गया, 2 से 2 टाइम्स, वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो आर आ गया हमारे पास 1/2, ए आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए कौन सा 20 टर्म,
तो फॉर्मूला क्या होता है 20 टर्म का, ए टू दी पावर ए इंटू आर टू दी पावर n-1, और n की जगह पे क्या रखना था हमने 20। तो ये हो जाएगा कितना, a इंटू आर टू दी पावर 20-1 कितना होता है 19। अभी अभी हमने डिस्कस किया था ना यहाँ पे, जितनी टर्म पूछेगा उससे एक कम, है ना। तो ये हो जाएगा, अब वैल्यू रख लीजिए, a कितना है 5/2, r कितना है 1/2 पावर 19। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5/2, 1 टू, देखो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ये 1 की पावर भी 19 होगी, तो 1 की पावर 19 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर कितनी भी हो 1 की 1 ही रहता है, अपॉन 2 टू दी पावर 19। तो हो जाएगा 5/2 और इंटू, इसको नीचे कर लेते हैं, इंटू 2 टू दी पावर 19, ऐसा कर लें। तो 5 1 हो जाएगा 5 अपॉन 2 टू दी पावर 19, यहाँ पे 2 की पावर 1 यहाँ पे, तो पावर पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम हो, भाई बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, पावर पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 19 + 1 कितना हो जाएगा 20। तो ये आ गया हमारा T20 का वैल्यू, 20 पोजिशन पे जो टर्म होगा उसका वैल्यू क्या होगा 5/20 की पावर 2 की पावर 20। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक और पूछा था हमसे कि आपको बताना है nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू आर टू दी पावर n-1। तो हमें a की जगह पे वैल्यू रख देना है 5/2, r हमें पता है 1/2, और nth टर्म पूछा था तो n की जगह पे तो n ही रहेगा n-1। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5 अपॉन, अब 1 की पावर, इसको फिर अलग अलग कर लेते हैं ना, 1 की पावर n-1, तो 1 की पावर कुछ भी हो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, अपॉन, अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इसको अगर हम करें ऐसे, मैं इसको अंदर ले जाऊँ तो ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 2 टू दी पावर 2n-1, ऐसा कर लेते हैं हम लोग। और आप इसको और ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर n-1 का मतलब क्या होगा देखिए, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं इसको। देखिए 2 की पावर n-1 का मतलब है, अच्छा चलिए 2 की पावर n-1 का मतलब समझ लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए यहाँ पे 2 की पावर 5 होता, सपोज कीजिए 2 की पावर कितना होता 5। तो अभी अभी हमने यहाँ पे किया ना, इसको भी हटा देते हैं, अभी अभी हमने यहाँ पे क्या देखिए 2 की पावर कितना है 19, और 2 की पावर यहाँ पे कितना था 1। हमने बोला जब बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन का साइन आ रहा है तो पावर पावर ऐड हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर n-1 है, तो n-1 की जगह इसको कुछ भी होता ये तो पावर तो ऐड ही होनी थी ना। अगर यहाँ पे n-1 की जगह यहाँ पे 19 था तो पावर आपने ऐड करी, तो n-1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल से कंफ्यूजन में नहीं आना है कि भाई ये क्या लिखा होगा, वेरिएबल है तो ठीक है, थोड़ा सा डाउट में आ जाए, नहीं ऐसा नहीं है, पावर रूल तो वही रहेगा, पावर से पावर कैंसिल, तो सॉरी 1 से 1 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5/2 टू दी पावर n। ये हो जाएगा हमारा Tn का वैल्यू। समझ में आया आपको, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन मतलब इसको और एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतने से ही हो जाएगा। आप यहीं पे समझ लीजिए, करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं 2 की पावर n को खोल दो, फिर 2 की पावर 1 को अलग से खोल देंगे, है ना, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे समझ लीजिए। वरना ये ऐसा भी हो सकता था कि आप, पर वो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जैसे देखिए 5/2 1/2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर -1, ऐसा भी कर सकते थे। फिर 5/2 1/2 टू दी पावर n, और 2 की पावर -1 का मतलब क्या होगा, ये अपॉन में चला जाएगा 2, ठीक है, फिर 2 से 2 कैंसिल होना था, तो रिजल्ट आना था हमारा कितना 5/2 टू दी पावर n। तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से समझ लीजिए इसको, ठीक है, कि बेस सेम है तो पावर पावर ऐड हो जाती है बस। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 12th टर्म, यानी आपको बताना है T12 या A12 की वैल्यू जिसकी, उस जीपी की जिसकी 8th टर्म
यानी T8 का वैल्यू कितना दिया गया है 192, जिसमें एट्थ टर्म आपको दे दी गई है 192 एंड द कॉमन रेशियो किसे कहते हैं R, वो कितना दे रखा है 2। तो T12 निकाल लेंगे तो फॉर्मूला होगा T12 का A इंटू R टू द पावर 12 माइनस 1, ये हो गया ना T12 का फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा A इंटू आर टू द पावर 11। अब R तो आपको पता है लेकिन A तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब पहले हमें A निकालना पड़ेगा। तो A निकालने के लिए यहाँ पे से वैल्यू देखते हैं क्या आता है क्या। T8 का फॉर्मूला क्या होगा A इंटू आर टू द पावर 8 है तो 7 हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। A इंटू आर टू द पावर 8 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 192। अब हमें पता है A इंटू आर कितना था 2 टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू 192। अब A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 192 अपॉन 2 टू द पावर 7, ठीक है। तो 192 अपॉन 2 टू द पावर 7 कितना होता है 2 टू द पावर 5 होता है आपका 32, 2 टू द पावर 6 हो जाएगा 32, 64, 128, 2 टू द पावर 7 कितना हो जाएगा 128। ओके, अब कैंसिलेशन कर लेते हैं इसको। 2 6 12, 2 4 8, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 6 12, 16 4 64, 16 6 96, तो 2 2 4, 2 3 6। तो A का वैल्यू कितना आ गया 3/2, ये आ गया A का वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, A कितना हो गया 3/2, R कितना था हमारे पास 2 टू द पावर 11। तो देखिए 3, एक यहाँ पर है पावर, एक 2 यहाँ पर है तो इसकी पावर 1 है, इससे एक कैंसिल हो जाएगा भाई। ऊपर कितने हैं 2 के 11 है, टोटल कितने वो हैं, कितने 2 हैं ऊपर, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 11 टाइम्स, यानी कि उस 11 में से एक आपने कैंसिल कर दिया तो बच कितना रहा होगा 3 इंटू 2 टू द पावर 10 बच रहा होगा ना। तो ये आ गई हमारी T12 की वैल्यू 3 इंटू 2 टू द पावर 10। ओके, अब चाहे तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 3 इंटू 2 टू द पावर 10 कितना होता है 2 टू द पावर 7 में कितना आता है 128, तो 8 में कितना आएगा 256, और 9 पे कितना आएगा 512, और 10 में कितना आएगा 1024, ठीक है। ये तो GB वाला हो गया ना 1024 MB इज इक्वल्स टू 1 GB, 1024, ठीक है। ये T12 का वैल्यू आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई है ये 3 4 12, 3 2 6 1 7, 3 0 0, 3 1 3, 3072, ये आ गया आपका 12th क्वेश्चन का टर्म। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ GP आर P, Q एंड S। वो कह रहा है 5th नंबर पे जो टर्म है वो है P, मतलब 5वें नंबर की जो टर्म होगी उसका वैल्यू है P, 8वें नंबर की जो टर्म होगी उसकी वैल्यू है Q, और 11th पोजीशन पे जो टर्म होगी उसका वैल्यू है S। समझ गया। जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे ना, ये देखिए, यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो टर्म है वो 2 है, सेकंड पोजीशन पे जो है 4 है, थर्ड पोजीशन पे जो है वो 8 है। तो वैसे ही कह रहा है कि 5th पोजीशन पे जो है वो P है, 8th पोजीशन पे Q है, और 11th पोजीशन पे S है। तो बोल रहा है आपको शो करना है कि Q स्क्वायर जो होगा वो P इंटू S के बराबर होगा, ठीक है। इसमें बाद में आते हैं, पहले इसको कर लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए 5th टर्म क्या बोला P है, 8th टर्म कितना है Q है, और 11th टर्म क्या है S। तो T5 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 5th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा A इंटू R टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा 4, तो यानी AR4 कितना आ गया हमारे पास P। 8th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा AR7 क्या आ गया हमारे पास Q, और 11th टर्म का फॉर्मूला बनेगा AR10, ये ओके। अब वो बोल रहा है आपको शो करना है Q इज इक्वल टू PS। अब जरा एक बात पहले बच्चों यहाँ पे एक और चीज नोट कर लेते हैं। आपने देखा होगा मैं यहाँ पर भी A ही रख रहा हूँ, R ही रख रहा हूँ,
ए रख रहा हूँ, आर रख रहा हूँ, यहाँ पर ए और आर, तीनों में ए और आर। देखिए ये जो बात हो रही है ये एक ही जीपी की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए 2 4 2 टू ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, इसी जीपी की बात हो रही है। तो इस जीपी के लिए मैं आपसे बोलूँगा चौथा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, पांचवा टर्म ये है। तो अगर मैं चौथे टर्म के लिए फॉर्मूला बनाऊंगा AR3, पांचवें के लिए बनाऊंगा AR4, छठवें के लिए बनाऊंगा AR5, तो इस पूरी सीरीज में ए तो वही रहना है ना तीनों के लिए, आर भी वही रहना है। इसलिए हर जगह पे ए की जगह पे ए ही आ रहा है, आर की जगह पे आर ही आ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि A1 R1 A2 R2, ऐसा नहीं होगा। तो वो तीन अलग अलग सीरीज हो जाएंगी। तो जब सीरीज एक है तो ए भी एक ही होगा और उनका कॉमन रेशियो भी एक ही होगा। ओके, अगर आपको डाउट आएगा तब यहाँ पे समझ में आ गया। तो आप ध्यान रखेंगे कि वो सीरीज एक ही बात, एक ही सीरीज के लिए, T5 कोई अलग अलग सीरीज के लिए नहीं है, एक ही सीरीज की 5वीं टर्म, 8वीं टर्म और 11वीं टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। वो बोल रहा है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू एस। तो मैं क्या करता हूँ, आप लेफ्ट हैंड से ले लीजिए चाहे राइट हैंड से यहाँ पे से सॉल्व कर लीजिए। मैं यहाँ पे से राइट हैंड से सॉल्व करता हूँ और उसको देखते हैं। तो राइट हैंड से सॉल्व करते हैं तो यार है पी इंटू एस, तो पी इंटू एस कर लीजिए। पी का वैल्यू क्या है, P इंटू एस इज इक्वल्स टू, पी का वैल्यू है हमारे पास A इंटू आर टू द पावर 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसे, S से, A इंटू आर टू द पावर 10। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा दीजिए तो ये असल में क्या हो रहा है, A इंटू R4 इंटू A इंटू R10, ऐसे ही हो रहा है। तो आपको पता है अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 इसकी रही होगी, 1 इसकी रही, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और आर टू दी पावर 4 ये हो गया, 10 ये हो गया, कितना हो गया 14। समझ रहे हैं आप, आर टू दी पावर 14। अब आप देखिए ये पी इंटू एस का वैल्यू था, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू आर, ए इंटू 2 और आर इंटू 7 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 2 14 होना है, ए 2 1 2, इसे 1 कर लीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू आर टू दी पावर 7, और 2 को ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, है ना। 2 को हमने बाहर उठा के रख दिया कि भाई दोनों के लिए था, तो ब्रैकेट लगाया और दोनों के लिए उसको बना दिया। देखिए ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या AR7 हमें यहाँ मिला था, यस मिला था। किस पे मिला था, क्यू पे। तो AR7 की जगह क्या रख लेते हैं हम लोग, क्यू, और पावर कितना हो जाएगा 2। तो देखिए P इंटू एस करना शुरू किया था हम लोगों ने और पहुंच गए कहाँ, क्यू स्क्वायर पे। सो ये हो गया, ये हो गया हमारा कि AR7 की वैल्यू कितनी थी, क्यू। तो इसे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, इसे 1 2 और इसे 3 बना लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 ये क्यू स्क्वायर आ गया। तो ये हमने शो कर दिया, ठीक है। क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये पी इंटू एस इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा थर्ड भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। पहले इक्वेशन बना लेते हैं यहां तक का, स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, यहां तक के स्टेटमेंट का इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, किसी कोई जीपी है जिसकी फोर्थ टर्म T4 जो है इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, यानी जो सेकंड टर्म है उसका मैं स्क्वायर करूं तो फोर्थ टर्म आती है। T4 जो है उसने कहा T4 बनती है कैसे करके, कि अगर आप सेकंड टर्म का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, बोल रहे अब इसके बाद चलते हैं। बोल रहे हैं एंड द फर्स्ट टर्म इज -3 डिटरमाइन इट सेवंथ टर्म। ठीक है, तो हमें सेवंथ टर्म फाइंड करनी है, T7 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और गिवन है हमें फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए हमें दिया गया कितना, -3। ठीक है, तो पहले इनको साइड करते हैं और यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। T4 का वैल्यू कितना होता है, a इंटू आर टू दी पावर 3, और T2 का वैल्यू कितना होता है, a इंटू आर टू दी पावर 1। भाई T2 है तो 2 - 1 रहेगा स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे,
ए इंटू आर थ्री इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 पावर से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। यहाँ से एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, केवल आर, एक आर बचा, और यहाँ पर से कितना बचा, एक ए बचा। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू ए। तो कितना बोला था उसने, ए कितना है, -3, तो हमें पता चल गया आर कितना होना है, वो भी -3 होना है। ठीक है, ये देखिए ए का वैल्यू -3 था, तो हमने ए की जगह पे उसका वैल्यू रख दिया, तो आर का वैल्यू भी हमारा कितना आ गया, -3। ए भी -3 है, आर भी -3 है। अब हमसे पूछा गया था कि आपको T7 बताना है, तो T7 का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर 6। तो कितना हो जाएगा, a है हमारे पास कितना, -3 इंटू आर कितना है, आर है हमारे पास वो भी -3 टू द पावर 6। तो कितना हो जाएगा, -3 इंटू -3 का पावर 6 करेंगे, तो आपने देखा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको लिख देते हैं 6 + 1 7। तो कितना हो जाएगा, -3 टू द पावर 7। ओके, अब चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये आप कर लीजिएगा इसको। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, t टू द पावर 7 का वैल्यू कितना हो गया, -3 टू द पावर 7। अब आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4th कंप्लीट। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज, वो बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज, ये जो सीक्वेंस है यानी ये जो जीपी है, इसका कौन सा टर्म होगा, कौन सी सीरीज है, ये रही सीरीज, इज मतलब होगा, है, इज मतलब है 128, यानी इस सीरीज का कौन सा टर्म होगा 128। तो 128 का मतलब टर्म का वैल्यू दे दिया गया आपको, यानी जैसे ये जो वैल्यूज है ना, आपको दिख रही होंगे 2√2 2 4, वैसे ही आपको वैल्यू गिवन है, ये 128 वैल्यू दे दिया गया है और आपसे पूछा है कि उस टर्म का नंबर बताओ। जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पे थर्ड नंबर पे है 4, ये थर्ड पोजिशन पे कौन है 4, तो यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए वो जो 4 वाली जो बात है वो यहाँ पे दे दी गई है कि किसी पोजीशन पे 128, आपको उस टर्म का नंबर बताना है, यानी कि हमें असल में बताना क्या है, n का वैल्यू बताना है। तो भाई नंबर ऑफ टर्म का तो n ही होता है, और a का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 2, और r आप निकाल सकते हैं। r के लिए क्या बोला गया था कि कोई भी टर्म उठाइए, उससे पिछली वाली टर्म से उसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 गया तो बचा कितना हमारे पास, √2। ठीक है, तो अब हमसे पूछा कौन सी टर्म है जो 128 है, तो मतलब टर्म का वैल्यू हो गया, तो हमें नहीं पता। तो हमें पता है कि Tn वाली जो टर्म होती है उसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n-1, और हमें तो पता ही नहीं है कि कौन से नंबर की है, लेकिन हमें ये पता है कि वो जो नंबर की जो टर्म है उसका वैल्यू 128 है, तो यानी Tn का वैल्यू तो हमें पता है, हमें तो n का वैल्यू नहीं पता ना। तो a इंटू आर टू द पावर n-1, तो ये हो जाएगा 128 और इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू भी हमें पता था 2 इंटू, और आर कितना था हमारे पास, √2 टू द पावर n-1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर में, है ना, या इसको इससे कैंसिल कर लीजिए। चलिए ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 128 का आधा कितना हो जाएगा, 2 6 12 2 4 8, यानी इसे डिवाइड हो गया 64, और ये आ गया √2 दी पावर n-1। ओके, अब देखेंगे इसको हम कह सकते हैं बच्चों 2 का पावर, अभी हमने चेंज किया था ना, 2 की पावर 5 पे 32 होता है 6 पे, तो 2 की पावर 6 कह सकते हैं इसको हम लोग, इज इक्वल्स टू √2 इंटू n-1। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पे से बच्चे हम इसे सॉल्व आसानी से कर सकते थे अगर ये बेस और ये बेस दोनों एक जैसा होता। अगर ये वाला 2 है या तो ये 2 हो जाता, या ये √2 है और ये भी √2 हो जाता, तब हम इसे सॉल्व कर सकते, लेकिन बेस सेम नहीं है ना। तो आप सोचिए क्या यहाँ पे बेस इक्वल किया जा सकता है, देखेंगे।
बच्चों, आपने टू को देखा होगा, क्या हम ऐसा कह सकते हैं टू के लिए √2 × √2 मिलकर ही टू होता है, ठीक है। तो यानी ये √2 का स्क्वायर को हम टू कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो टू की वैल्यू है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये √2 का स्क्वायर है और उसकी पावर भी 6 है, ठीक है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं भाई। देखिए, टू को √2 लिख सकते हैं, तो टू को √2 लिख सकते हैं, टू को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 का पावर कितना हो जाएगा 12, और √2 का पावर हो जाएगा कितना n-1। अब बेस सेम हो गए, तो ये बचा हमारे पास क्या, कंपैरिजन करने पे ये तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 12 और यहाँ पर बचेगा n-1। n इधर क्या आ जाएगा, तो 12 + 1 हो जाएगा =n। तो n का वैल्यू कितना आ गया 13, यानी वो जो 128 है वो कौन सी पोजीशन पे आना था, 13th पोजीशन पे आना था। आगे सुन रहे, यानी इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाता रहता, तो 13th पोजीशन पे जो नंबर है वो आना था 128, यानी वो वैल्यू। ओके, ठीक है। अब ये हो गया फिफ्थ का ए पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका बी पार्ट, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं बी पार्ट। देखिए, क्वेश्चन में ये आपको जीपी दे दी गई है और बोल रहा है जीपी का कौन सा वाला जो टर्म है, कौन से नंबर का टर्म है और जिसका वैल्यू 729 हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने भी किया। ए का वैल्यू हो गया √3, आर हो गया हमारे पास 3√3/3, 3 से 3 गया यानी √3 आ गया, और ए एन बोल लीजिए या टी एन बोल लीजिए, ये आ गया हमारे पास 729। तो रख लेते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा T⁴n = A × R⁴ ओके, हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। 729 = A × R हमारे पास है √3 n-1। ओके, तो इसको अब फिर से चेंज कर लेते हैं। ये अब देखिए एक चीज़ और नोटिस कीजिए, पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेस सेम है, पावर पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √3 n-1, और इसकी पावर 1 थी तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 729 × √1n। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अगर बच्चे n का वैल्यू आना होगा तो जाहिर सी बात है सॉल्व तो ये होगा इक्वेशन, है ना। अगर यहाँ पर बेस √3 है तो इसका मतलब इसने भी √3 में बदलना ही होगा, तो इसका मतलब ये 3 में बदलता ही होगा ना यहाँ पे। तो हमें बस वो चेक करना है कि यहाँ पर मतलब कि ये 3 की कौन सी पावर होगी, फिर उसको √3 में बदल लेंगे, है कि नहीं। तो देखते हैं, इसको 3 में बदल लेते हैं कि 3 की पावर कितना आता है ये, तो चेक कर लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। 729 को आप 3 से ही डिवाइड करेंगे, तो 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 × 27 = 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3, 1 2 3 4 5 6। तो यानी 3 की पावर कितना आ गया यहाँ पे, इसको हम 3 की पावर 6 लिख देते हैं, और ये √3 की पावर n। तो 3 की पावर 6 है, इसको √3 की पावर का स्क्वायर इंटू 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, √3 की पावर 12 = √3 की पावर n। कैंसिल हुआ, n का वैल्यू हो गया कितना 12, यानी वो 12th पोजीशन की टर्म। ओके, यानी 12th पोजीशन पे होगी 729। अब आगे चलते हैं, तो ये हो गया बी पार्ट कंप्लीट हमारा। अब करते हैं हम लोग इसका सी पार्ट। ओके, 1/9 × 1/27 and so on up to 1/19683। ओके, ये आ गया। तो Tn का वैल्यू हमें पता चल गया 1/19683, ए हमें पता चल गया 1/3, और आर आ गया हमारे पास 1/9/1/3, 3/1, 3 3 = 9। तो आर का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना 1/3।
आर मिल गया, ए मिल गया और टी एन भी मिल गया। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, वैल्यू रख लीजिए 19683। उसके बाद ए टू द पावर 1/3 इंटू आर टू द पावर 1/3 टू द पावर एन माइनस वन। तो 1/19683 इज इक्वल्स टू, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 टू दी पावर, बेस सेम है, पावर n माइनस वन प्लस वन ऐड हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/1968 इज इक्वल्स टू 1/3 टू दी पावर n। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे जो अभी अभी मैं आपको यहाँ पे बोल रहा था ना, यहाँ पे इस जगह पे कि ये जो यहाँ पे था सॉल्यूशन जो हम कर रहे थे, तो अगर यहाँ पर बेस √3 है तो सॉल्यूशन क्या होगा, जाहिर सी बात है n का वैल्यू अगर आना होगा वो तभी आ सकता है जब दोनों का बेस सेम हो और बेस से बेस कैंसिल हो जाए, यानी बेस हट जाएगा तो फिर पावर ही n का आंसर होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर √3 है तो इसने भी √3 में बदलना होगा, है ना। ये मैं आपको यहाँ पे कह रहा था कि सिमिलरली यहाँ पर भी तो वही कंडीशन है कि अगर यहाँ पर 1/3 है तो n का वैल्यू तभी आ सकता है जब ये भी 1/3 हो जाए और उसकी कुछ पावर आ जाए, मतलब बेस दोनों का सेम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 1 एज इट इज है, यानी ये 3 है, यानी इसने पक्का 3 की पावर में कुछ बदलना होगा। समझ रहे हैं आप कि यानी यहाँ पर बेस जब 1/3 होगा तभी n का वैल्यू आ पाएगा। तो इसका मतलब 1 तो हमें मिल गया ऊपर, अब बेस में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो इसको 3 की कुछ पावर में बदलना पड़ेगा हमें। तो ये 3 की कोई पावर होती है, चेक कर लेते हैं। 19683, देखिए 2 9 18, मिनट बचेगा 1, ओ सॉरी 3 से चेक करना है ना, मैं 3 से, 3 5 15, 3 6 18, बचेगा 1, 3 5 15, 1 बचेगा, 3 6 18, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना 5, 3 1 3, यहाँ पे बचेगा 2, 3 8 24, 2 3 7 21, 3 7 21, 3 2 6, और बचेगा 2, 3 9 27। और अभी अभी हमने किया था ये किसकी पावर होती है, 3 टू दी पावर पर। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 3 2 6, 1 बचेगा, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 3 3 3 1 तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये कितना आ रहा है 1/3 टू दी पावर 9 इज इक्वल्स टू 1/3 टू दी पावर n। अब देखिए 1 की पावर आप 9 करें तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं भाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 1/3 टू दी होल पावर 9, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमने इसको अपने आप से 9 मान लिया। तो अब देखिए बेस से बेस हट गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट भी कंप्लीट, यानी 9th पोजीशन पे टर्म जो है वो आएगी कितनी 1/19683। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कंप्लीट। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं इसमें, फिर अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे। ओके, थैंक यू।